नमस्कार बच्चों, एक नए वीडियो के साथ में हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की ऋतुओं के बारे में। भारत की जो फसल ऋतुएं होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना कि ऋतु किसे कहते हैं, ऋतु का मतलब क्या होता है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि फसल ऋतु क्या होती है। तो देखो, किसी निश्चित समय अवधि के दौरान तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि दशाओं का समान पाया जाना ऋतु के नाम से जाना जाता है। हम ऐसा कहें कि जलवायु संबंधी दशाओं का सूक्ष्म अवधि के संदर्भ में समान मिलना मौसम के रूप में जाना जाता है। तो मौसम किसका पर्याय है? ऋतु का पर्याय है। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में अलग अलग मौसमों के दौरान अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। सर्दी में अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ग्रीष्म काल में अलग फसलें बोई जाती हैं और सर्दी और ग्रीष्म के बीच की जो अवधि होती है उसमें अलग फसलें बोई जाती हैं। तो अलग अलग मौसमों के आधार पर फसलों को बोया जाना फसल ऋतु के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में सभी जगह धरातल समान नहीं मिलता, जलवायु संबंधी दशाएं समान नहीं मिलती, तापमान और वर्षा की दशाएं समान नहीं पाई जाती। इन सभी दशाओं में मिलने वाली भिन्नताओं को यदि आधार मान लिया जाए तो हमारे भारत को मुख्य रूप से 3 फसल ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। खरीफ की फसल के रूप में, रबी की फसल के रूप में और जायद की फसल के रूप में। अब खरीफ की फसल कौन सी है, समय अवधि कौन सी है, रबी की कौन सी है और जायद कौन सी, इसको हमने एक टेबल के माध्यम से दर्शाया है। आपके टेबल देख रहे हैं। सबसे पहले हम खरीफ की फसल की समय अवधि की चर्चा करते हैं। खरीफ की जो फसल होती है वो जून से प्रारंभ होती है और लगभग सितंबर तक काट ली जाती है। खरीफ की फसलों में उत्तरी भारत में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर ये विशेष रूप से बोए जाते हैं, जबकि दक्षिणी भारतीय राज्यों में चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली बोई जाती है खरीफ की फसल के दौरान। रबी की फसल का जो समय है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक माना जाता है। उत्तरी भारतीय राज्यों में गेहूं, चना, तोरई, सरसों और जौ बोए जाते हैं, जबकि दक्षिणी भारतीय राज्यों में चावल है, मक्का है, रागी और मूंगफली का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। इसी प्रकार जायद की जो फसल का समय है अप्रैल से जून के बीच माना गया है और उत्तरी भारतीय राज्यों में वनस्पतियां, सब्जियां, फल और चारा फसलें विशेष रूप से उत्पादित की जाती हैं, जबकि दक्षिणी भारतीय राज्यों में चावल, सब्जियां और चारा फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो भारत की फसलों को ऋतुओं के आधार पर 3 मेन भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद की फसलों के रूप में। खरीफ की जो फसलें हैं वो मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोना प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे ही ग्रीष्म काल के तुरंत बाद भारत में मानसून आता है, मानसून से नमी ग्रहण करने के बाद में भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो ऐसी सभी फसलें जो मानसून के अनुसार चलती हैं उन्हें खरीफ की फसलों के रूप में बोया जाता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें शामिल हैं। चावल है, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर की सारी खरीफ की फसलों के रूप में शामिल की जाती हैं। ठीक इसी प्रकार रबी की जो ऋतु है वो अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल तक समाप्त होती है और इस समय में कम तापमान शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि की बुआई के लिए सहायक होता है। जायद की जो फसल ऋतु है एक अल्पकालिक अवधि में बोई जाती है और ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु के रूप में भी जायद की फसल को जाना जाता है, जो रबी की कटाई के तुरंत बाद बो दी जाती है और जो खरीफ की फसल है उससे पहले इसको काट लिया जाता है। इस ऋतु में तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, सब्जियां हैं और चारे की जो फसलें होती हैं वो विशेष रूप से बोई जाती हैं। तो मौसमी दशाओं के आधार पर, समय अवधि के आधार पर, जलवायु संबंधी दशा को आधार मानकर भारतीय फसल ऋतुओं का 3 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया था, खरीफ की फसल के रूप में, रबी की फसल के रूप में और जायद की फसल के रूप में। अब हम चर्चा करते हैं कृषि के प्रकारों। देखो, वैसे तो अलग अलग आधारों पर कृषि को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कृषि यदि हम आर्द्रता को आधार मान लें, खेती जो की जाती है उसमें जल की विशेष महत्वता होती है, बिना जल के खेती नहीं हो सकती।
अब जल या तो वर्षा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है या फिर सिंचाई के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। दोनों ही माध्यमों से कहीं से भी जल प्राप्त हो, तो यदि जल प्राप्ति की स्थिति को आधार मान लिया जाए, आर्द्रता की स्थिति को आधार मान लिया जाए, तो कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिंचित कृषि और दूसरा वर्षा निर्भर कृषि। देखो, सिंचित कृषि को ही चाही कृषि कहा जाता है और वर्षा निर्भर जो कृषि उसको बारानी कृषि कहा जाता है। तो कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, चाही और बारानी, सिंचित या वर्षा निर्भर कृषि के रूप में। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य को आधार मानकर इसे भी फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। रक्षित सिंचाई भूमि कृषि के रूप में और दूसरा उत्पादक सिंचाई कृषि के रूप में। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना होता है, यानी कि ऐसी सिंचाई जो फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए की जाती है उसको रक्षित सिंचाई कृषि के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा जो पूरा किया जाता है वो भी इसी में शामिल किया गया है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध करवाना होता है। जो उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य होता है फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता कराकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होता है। तो एक ओर रक्षित सिंचाई कृषि फसलों को सूखने से बचाने के लिए की जाती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन सिंचाई कृषि अधिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। वर्षा निर्भर जो कृषि है उसको भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, शुष्क भूमि कृषि के रूप में और दूसरा आर्द्र भूमि कृषि के रूप में। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी कृषि जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में की जाती है उसको शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है। ऐसी कृषि में कम आर्द्रता की आवश्यकता वाली फसलें उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें बाजरा है, रागी है, मूंग है, ज्वार है, चना है। ऐसी फसलें विशेष रूप से शुष्क भूमि कृषि पद्धति में बोई जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण और वर्षा के जल के प्रयोग की अनेक प्रकार की विधियों का भी अपनाई जाती हैं। यानी शुष्क भूमि कृषि को संपन्न करने के लिए वर्षा के जल को संचित करके रखा जाता है और नई नई जल संरक्षण की और सिंचाई की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि कम से कम पानी का प्रयोग करके अधिक से अधिक सिंचाई क्षेत्र को या अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा का जल पौधों की जरूरत से अधिक हो जाता है। आर्द्र कृषि पद्धति एक ऐसी कृषि पद्धति होती है जिसमें फसलों को या बोई गई जो फसलें उनको जितनी जल की आवश्यकता है उससे भी अधिक जल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कृषि को आर्द्र भूमि कृषि के रूप में जाना जाता है। ये ऐसी कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्याएं देखने को मिलती है। विशेषकर जहाँ हर वर्ष बाढ़ की जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है वहाँ आर्द्र भूमि कृषि की जाती है और इसमें अधिक आर्द्रता को सहन कर सकने वाली फसलों का उत्पादन करने पर बल दिया जाता है। चावल है, जूट है, गन्ना है, ये सारी ऐसी फसलें हैं जो लंबे समय तक जल की अधिक मौजूदगी को सहन कर सकती हैं। इसी कारण इस प्रकार की कृषि को जल कृषि भी हम कह सकते हैं। जैसे आपने चावल देखा होगा, चावल का पौधा 2 से 3 महीने तक पानी में ही रोपित किया जाता है और फिर पानी में वो बढ़ता रहता है। उसको 2 से 3 महीने तक पानी भरा हुआ होना आवश्यक होता है। तो जिन फसलों में पानी को सहन करने की या ज़्यादा पानी भराव की स्थिति को सहन करने की अधिक क्षमता होती है उस कृषि को आर्द्र भूमि कृषि के रूप में जाना जाता है। ये जो प्रक्रिया थी आर्द्रता के आधार पर थी, तो आर्द्रता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, शुष्क भूमि कृषि के रूप में और दूसरा आर्द्र भूमि कृषि के रूप में।
तो हम चलते हैं आगे और हम चलते हैं फसलों के अंदर भी अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती जिनका उपयोग मानव के द्वारा खाने के लिए किया जाता है। जिन फसलों का प्रयोग मानव खाने के लिए करता है उनको खाद्यान्न फसलों के रूप में जाना जाता है। यानी ऐसी फसलें जो भोजन में खाने हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं उन फसलों को खाद्यान्न फसल कहा जाता है। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्यान्न फसलों का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इतनी विशाल जनसंख्या को पोषण प्रदान करने के लिए, उदर आपूर्ति करने के लिए, भोजन की आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्न फसलों का एक विशेष महत्व है। हमारे भारतीय क्षेत्र में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2/3 भागों पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख रूप से बोई जाती हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया है। अब हम चलते हैं अनाजों की ओर। अनाज क्या होते हैं, कौन कौन से अनाज होते हैं और भारत के संदर्भ में अनाजों की स्थिति क्या है। देखिए, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज का उत्पादन होता है। यानी हमारे भारत में जो कुल कृषि का बोया गया क्षेत्र है उसका लगभग 54% भाग अनाजों के उत्पादन के लिए सुरक्षित है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादित करता है और अमेरिका और चीन के पश्चात भारत का अनाज उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व में तीसरा स्थान है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाली अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाओं, आर्थिक दशाओं, जलवायु संबंधी दशाओं, सिंचाई की दशाओं, मृदा संगठन की स्थिति और मानवीय दशाओं के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार के अनाज उत्पादित किए जाते हैं, जिनमें चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि महत्वपूर्ण खाद्यान्न अनाज हैं। इन अनाजों की चर्चा हम करेंगे, उससे पहले हमें समझना ये है कि खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, जो हमने समझा। इसके अलावा इन खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है वो भी हमने समझा। अब हम चलते हैं भारत में खाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न अनाज फसल की ओर, जिसका उत्पादन हमारे भारत में विशेष रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम चावल की ओर। देखिए, भारत में जिन फसलों का खाद्यान्न के लिए उपयोग किया जाता है उनमें से चावल सबसे ज़्यादा मात्रा में खाई जाने वाली अनाज रूपी एक खाद्यान्न फसल है। यह उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसकी लगभग 3000 से भी अधिक वैरायटियाँ देखने को मिलती हैं। हमारे भारत में विभिन्न कृषि प्रदेशों में अलग अलग दशाओं में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक वाले पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तरी पश्चिमी भारत के शुष्क किंतु सिंचित क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों पश्चिम बंगाल में अधिक आदर्श दशाएं होने के कारण चावल की कृषि एक वर्ष में 2 या 3 बार की जाती है। पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां वर्ष में 3 बार चावल की फसल का उत्पादन किया जाता है। ऐसी 3 बार चावल की जो फसलें उत्पादित की जाती हैं उनको ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। हिमालय तथा देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में चावल की फसल का उत्पादन दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में भी बोया जाता है। तो अलग अलग दशाओं के आधार पर भारत में चावल का उत्पादन जो है अलग अलग प्रकार की शैलियों को दर्शाता है और अलग अलग प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से हमारे भारत में चावल का उत्पादन किया जाता है। अब विश्व के संदर्भ में
चावल उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत की क्या स्थिति है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के द्वारा विश्व में उत्पादित किए गए कुल चावल का लगभग 21.7% चावल भारत के द्वारा उत्पादित किया जाता है। और चावल उत्पादन के दृष्टिकोण से 2011 के आंकड़ों के अनुसार चीन के पश्चात भारत का विश्व में दूसरा स्थान था। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। हमारे भारत में समुद्र तटीय स्थिति रखने वाले राज्य विशेष रूप से चावल का उत्पादन करते हैं। इनमें पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य हैं जहां अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक भागों में जो राज्य स्थित हैं उनके द्वारा भी चावल का उत्पादन किया जाता है। यदि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों का स्थान सबसे आगे आता है, जहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। हरित क्रांति ने भारत के 2 राज्यों में फसल उत्पादन की प्रक्रिया को या खाद्यान्न उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा शामिल है। इन दोनों ही राज्यों में वर्षा की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती जितना चावल की फसल के लिए आवश्यक होता है, किंतु यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो सिंचाई की सुविधाएं विद्यमान हैं, उन सिंचाई की सुविधाओं के कारण यहाँ चावल की कृषि व्यापक रूप से की जाने लगी है। 1970 के दशक के पश्चात चावल उत्पादन के दृष्टिकोण से ये दोनों ही राज्य भारत के महत्वपूर्ण राज्यों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग के साथ साथ अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में संरक्षणकारी प्रवृत्तियों, कीटनाशकों का प्रयोग, नई तकनीकों को अपनाकर उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके पंजाब और हरियाणा नामक राज्यों में चावल की फसल का विशेष रूप से उत्पादन किया जा रहा है। ये दोनों राज्य भारत के ऐसे राज्य बने हैं जहां सर्वाधिक मात्रा में चावल उत्पादन को विकसित होने में आवश्यक दशाएं देखने को मिली हैं। इन सभी बिंदुओं के साथ साथ में हम चर्चा करते हैं चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं की। सबसे पहली चीज़ है पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होना। आपको बहुत अच्छी तरह पता है चावल की फसल के लिए 2 से 3 महीने तक भूमि पर जल भरा रहना आवश्यक होता है। इसी कारण भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर लंबे समय तक जल भराव की क्षमता होती है, उन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत के समुद्र तटीय राज्य इसी प्रकार की स्थिति को दर्शाते हैं। इसके अलावा सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी चावल के लिए आदर्श दशाएं देखने को मिल रही हैं। मानवीय श्रम की आवश्यकता। चावल की फसल के लिए रोपण की प्रक्रिया से लेकर कटाई की प्रक्रिया तक मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त मात्रा में जहां सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता है, वहां चावल की फसल को उत्पादित करने में अधिक सुविधा मिलती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों और खादों की आवश्यकता। जिन क्षेत्रों की भूमि उपजाऊपन की क्षमता से रहित हैं, अर्थात जहां भूमि चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, उन क्षेत्रों में भी आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हुए, नवीन तकनीकी ज्ञान और कुशलता का प्रयोग करते हुए, उन्नत प्रविधियों को अपनाकर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देकर चावल की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार का जिप्सम है या DAP है या यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरक हैं, इनका यदि प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से न केवल भूमि की उपजाऊपन क्षमता में वृद्धि होगी, अपितु फसल उत्पादन की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। तो चावल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के खादों का उपयोग भी दिनों दिन किया जा रहा है। ये सारी ऐसी दशाएं थी चावल उत्पादन के संदर्भ में जो हमारे भारत में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट खाद्यान्न फसल की चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।